वेलकम टू द इंटेलीक्राफ्ट एकेडमी। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे रीति रिवाज और सामाजिक प्रथाएं। क्या तो इसके पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे जैसे नाता प्रथा क्या होता है, सती प्रथा क्या है, विधवा विवाह क्या है, बाल विवाह क्या है, और भी कई सारी प्रथाएं वो सारी पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जो भी डाटा है, जो भी फैक्ट है, जो भी PYQ पूछ रखे हैं, कौन सा क्वेश्चन एक बार पूछ रखा है, कौन सा रिपीटेडली पूछ रखा है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि नाता प्रथा क्या होता है। तो नाता प्रथा क्या होता है, जैसे इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक सेकेंड, इसको वाइट कर देते हैं, है ना। नाता प्रथा क्या होता है, जैसे ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो ये लड़की बिना किसी कानूनी तलाक के अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है। क्या इसी को बोलते हैं नाता प्रथा। तो नाता प्रथा की शुरुआत क्यों हुई? पहले विधवा महिलाओं को विधवा महिला का जीवन बहुत ही कष्ट का ही होता था। तो विधवा महिला को अच्छा जीवन मिले, उसका जीवन वापस रंगीन हो जाए, कलरफुल हो जाए, उसके सारी खुशियाँ आ जाए, उसके लिए नाता प्रथा थी कि किसी अन्य पुरुष के साथ में उसका विवाह कर देते थे। उस किसी अन्य पुरुष के साथ उसका विवाह कर देते थे, है ना। ये भीलों में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो किसमें? भीला नहीं, भील भीलों में और आदिवासी जातियों में इसका प्रचलन बहुत अधिक था। पत्नी अपने पूर्व पति को बिना किसी कानूनी तलाक के अपनी पसंद के अन्य पुरुष के साथ जीवन व्यतीत करती थी। इसी को नाता प्रथा बोलते थे। ये 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रथा है। तो नाता प्रथा कोई भी पूछ ले तो क्या बोलना है कि पत्नी अपने पूर्व पति को छोड़कर अपनी पसंद के किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती थी। इसी को नाता प्रथा बोलते थे। नाता प्रथा की वजह से झगड़ा राशि स्टार्ट हुई। जो दूसरा वो जो महिला जो दूसरे व्यक्ति के साथ जाकर रहने लगती थी, वो महिला के पहले पति को, यानी दूसरा वाला पति पहले वाले पति को एक राशि देता था। इसका निर्धारण पंचायत करती थी। इसको झगड़ा राशि बोलते थे। ये हम आगे और वापस पढ़ेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या है, केसरिया, जौहर और साका। क्या केसरिया और जौहर को दोनों को एक साथ में साका बोलते हैं। लेकिन केसरिया क्या होता है, जौहर क्या होता है? पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे मुग़लों का टाइम था तो कभी युद्ध होता था। तो जैसे मुग़लों की सेना 50,000 है और उनका युद्ध जिस राजपूत राजा से होता था, उनकी सेना 3-4 हज़ार 5,000 के आसपास है। तो अगर उनको पता था कि युद्ध करेंगे तो सभी वीर गति को प्राप्त होंगे, तो वो केसरिया साफा पहन के जाते थे और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते थे। और पीछे उनकी जो महिलाएं होती थी, रानियाँ होती थी, वो सामूहिक रूप से अग्नि में प्रवेश कर जाती थी। तो उसको जौहर बोलते थे। अब ये है कि वो महिलाएं अपना प्राण किसी और भी तरीके से त्याग सकती थी, जैसे जहर खा लिया, हाथ की नस काट ली, कुछ भी कर सकती थी। लेकिन उन्होंने अग्नि में जौहर ही क्यों किया? क्या तो मतलब ऐसा बोलते थे कि मुग़ल इतने निकृष्ट व्यक्ति थे कि डेड बॉडी के साथ में भी गलत काम करते थे। इसलिए राजपूत महिलाओं का इतना मान सम्मान था कि भाई उनकी खुद की इतनी प्रतिष्ठा थी कि हमारे मरने के बाद में भी हमारे शरीर के साथ में भी शरीर का भी सम्मान होना चाहिए। क्या इसलिए वो जौहर करती थी कि भाई शरीर ही जल जाएगा तो पीछे कुछ नहीं बचेगा। अब जैसे ये राजपूत योद्धाओं द्वारा शत्रु के समय आत्मसमर्पण करने की बजाय केसरिया वस्त्र धारण करके लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होना, ये केसरिया होता है। बहुत ही सिंपल है। केसरिया, जौहर, साका सबको पता होता है ना। और जौहर क्या होता है? जब राजपूत योद्धाओं द्वारा केसरिया किया जाता था, तब राजपूत वीरांगनाओं द्वारा अपने सतीत्व और आत्मसम्मान की रक्षा हेतु सामूहिक अग्नि स्नान करना, इसी को जौहर बोलते थे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? नाता प्रथा पढ़ ली कि भाई पत्नी अपने पहले पति को बिना किसी कानूनी तलाक के छोड़कर अपने पसंद के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लग जाती थी, वही नाता प्रथा है। नाता प्रथा के बारे में एक चीज़ बताता हूँ मैं। जैसे अभी 2020 में बांसवाड़ा में एक केस हुआ था कि एक पिता ने अपनी बेटी को 2.5 लाख रुपए में किसी के साथ नाते भेज दिया, लेकिन वो आदमी 60,000 रुपये ही दे पाया। उस पिता ने अपनी बेटी को 32,000 रुपये दूसरी जगह नाते भेज दिया। तो उस लड़की ने इसकी अपने पिता की कंप्लेन की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो पुलिस केस बन गया। फिर उस लड़की के पिता ने एक और केस कर दिया कि भाई मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसको मार दिया है। क्या फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि इस लड़की के पिता ने इसको 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। तो इसमें NHRC भी आई,
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसने जो संबंधित स्टेट जैसे राजस्थान है, गुजरात है, एमपी यूपी है, ये यहाँ पे नाता प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है ना। ग्रामीण इलाकों में आज भी नाता प्रथा देखने को मिलती है। तो एनएचआरसी ने संबंधित जो भी स्टेट्स है 3-4, इन सबको नोटिस भेजा कि आप नाता प्रथा के विरुद्ध कोई नियम बनाओ और इस नाता प्रथा को अवैध घोषित करो। अब कोई एमसीक्यू आता है अगर जैसे नाता प्रथा से रिलेटेड, क्या नाता प्रथा, मान लो 4 स्टेटमेंट की भीलो वे आदिवासी समाज में प्रचलित है। दूसरा आ जाए कि भाई पत्नी अपने पूर्व पति को छोड़कर अन्य किसी पुरुष के साथ रहने लग जाती है। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि एनएचआरसी ने नाता प्रथा से संबंधित राज्यों को नोटिस दिया कि भाई कानून बना के इसे ख़त्म करो। और चौथा, जो आधुनिकता से इसको रिलेट किया जा सकता है, जैसे अभी मॉडर्न एरा में लिव इन रिलेशनशिप चलता है, अगर एक स्टेटमेंट आ जाए कि नाता प्रथा वर्तमान में लिव इन रिलेशनशिप के समान है, तो इस पॉइंट को भी सही मान लेंगे, है ना। मतलब ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएंगे इसके, है ना। तो नाता प्रथा हो गया, केसरिया जौहर हो गया। अब इसके आगे पढ़ते हैं सती प्रथा, है ना। ये देखो सती प्रथा, ये देखो सती प्रथा। सती प्रथा में होता क्या है कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, क्या किसी हस्बैंड की डेथ हो गई तो महिला अपनी इच्छा से पुरुष की चिता पे उसके साथ में लेट जाती थी, क्या उसके साथ में लेट जाती थी और सती हो जाती थी। तो इस सती प्रथा के और अन्य नाम हैं, जैसे सहगमन, सहमरण, क्या अन्वारोहण। अन्वारोहण शब्द का मतलब होता है साथ जाना, कि पति चले गए मैं भी साथ जाऊंगी, तो अन्वारोहण यानी साथ जाना। तो सती प्रथा के ये नाम है अन्वारोहण। सहगमन, सहगमन यानी वो जा रहे हैं मैं भी साथ में जाऊंगी, सहगमन। वो मर गए मैं भी साथ में मरूंगी, सहमरण। और एक होता है अनुमरण, क्या जिसको बोलते हैं महासती। महासती या अनुमरण एक ही चीज़ है। क्या ये क्या होता है कि जब मान लो कई बार महिला के पति का जब देहांत हो जाता था, उस समय वो प्रेग्नेंट होती थी, तो उस समय उसको उसके साथ में सती नहीं करते थे। वर्तमान में भी ऐसा होता है कि अब अगर किसी भी महिला को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, क्या तो जब तक अगर उसके पेट में बच्चा है, वो प्रेग्नेंट है, तो उसको फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है। वो बच्चा जब तक 4-5 साल का या 6-7 साल का नहीं हो जाता है, तब तक उस महिला को फांसी की सज़ा नहीं दी जाती। वैसे ही इसी समय था कि अगर महिला प्रेग्नेंट है तो वो उस समय नहीं होती थी। कुछ समय के बाद में बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता था, तो उसके बाद में अपने पति की किसी निशानी के साथ, या निशानी या चिन्ह अगर नहीं हो तो बिना किसी निशानी के सती होती थी, तो उसको बोलते थे महासती या अनुमरण। और एक और वर्ड है महासती। एक तो महासती हो गया, एक है महासती। महासती का मतलब क्या है कि जो महिला अपने पुत्र के साथ सती होती थी, मान लो पुत्र की मृत्यु हो गई और पुत्र की चिता के साथ माँ भी बोले मैं भी साथ जाऊंगी, क्या तो उसको बोलते थे महासती। अब सती को डिटेल में पढ़ते हैं। क्या सती यानी सहगमन, सहमरण, अन्वारोहण, ये तो इसके नाम है। सती प्रथा का सबसे पहला अभिलेख जो भारत में कहीं मिलता है, तो वो मिलता है, मतलब प्रमाण मिलता है भारत के अंदर, क्या तो वो मिलता है एरन अभिलेख में 510 ईस्वी। और अगर राजस्थान में पूछ ले, राजस्थान में पहला प्रमाण मिलता है घटियाला। ये घटियाला जोधपुर में है, वहाँ पे कुछ अभिलेख मिले थे, तो घटियाला अभिलेख जोधपुर यहाँ पे मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक संपल देवी थी, क्या ये सती हुई थी। इनके पति का नाम था राणुका, सेनापति राणुका थे। इनकी पत्नी थी संपल देवी। तो ये राणुका की चिता के साथ में सती हुई थी संपल देवी। और राजस्थान में सबसे अंतिम प्रमाण कहीं मिलता है, क्या अंतिम प्रमाण मिलता है अपने देवराला में, तो उसे देवराला कांड भी बोलते हैं। देवराला कांड 1987, ये देवराला पड़ता है सीकर में।
क्या 1987 में। ये इसको लास्ट, इसके बाद में कोई सती नहीं मानी जाती है, उसके बाद में कोई सती नहीं है। लास्ट है देवराला कांड। देवराला कांड कहाँ है? सीकर में। कब? 1987 में। कई बार पूछा हुआ है ये कि अंतिम सती का प्रमाण कहाँ मिलता है? सीकर में। कांड कौन सा है? देवराला कांड। कब? 1987 में। कौन हुई थी? रूप कंवर। महिला थी रूप कंवर, जिसके पति थे माल सिंह शेखावत। कौन थे? माल सिंह शेखावत। तो माल सिंह शेखावत की मृत्यु हो गई थी, तो उनके साथ में सती हुई थी ये। क्या उस समय ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बन गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सती हुई थी, कुछ कह रहे थे कि इसको ज़बरदस्ती उसके साथ में लेटाया गया था, एक तरीके से मर्डर हो गया। उस समय सरकार थी भैरव सिंह शेखावत की। भैरव सिंह शेखावत सीएम थे राजस्थान के। इनको इस्तीफा देना पड़ गया था, इतना सेंसिटिव मुद्दा था। क्या और अभी कुछ सालों पहले ही इसमें जो भी संलिप्त थे लोग, 20-25 जने, वो अभी जेल से छूटे हैं इतने सालों बाद में। और उसमें गवर्नर थे बसंतराव पाटिल। कौन? बसंतराव पाटिल थे गवर्नर। सीएम कौन थे? सीएम भैरव सिंह शेखावत, गवर्नर बसंतराव पाटिल। और क्या चीज़ देखेंगे इसके अंदर? तो उस समय राजा राममोहन राय थे। कौन? राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय की बड़े भैया की डेथ हो गई थी, तो इनकी भाभी को भी सती कर दिया था। उस समय ये बहुत छोटे थे। इन्होंने खूब प्रयास किया उनको बचाने का, लेकिन बचा नहीं पाए। तो इन्होंने कसम खा ली कि मैं इसको प्रथा को जड़ से मिटा दूंगा। तो राजा राममोहन राय ने बहुत प्रयास किए थे इसको हटाने के लिए। उससे पहले एक 1822 में बूंदी रियासत के विष्णु सिंह है। कौन? विष्णु सिंह या बिशन सिंह, है ना। दोनों में से कुछ भी आ सकता है। कुछ किताबों में केवल विष्णु सिंह लिखा हुआ है, कुछ में केवल बिशन सिंह लिखा हुआ है, लेकिन इनके नाम दोनों हैं। विष्णु सिंह भी है और बिशन सिंह भी है। कहाँ के? बूंदी रियासत के राजा थे महाराव विष्णु सिंह या बिशन सिंह। 1822 में, है ना। तो इन्होंने 1822 में सती प्रथा पे रोक लगाई। और उधर राजा राममोहन राय भी प्रयास कर रहे थे। तो राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने 1829 में सती प्रथा पे रोक लगा दी, है ना। और जो ये बूंदी रियासत है ना, इसके अंदर सती प्रथा पे रोक लगाई ना, तो यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड थे। कर्नल जेम्स टोड ने माहौल बनाया था कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसको ख़त्म करो। तो कर्नल जेम्स टोड ने बूंदी रियासत के अंदर वातावरण बनाया कि सती प्रथा को ख़त्म करो, ये कुरीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सवाल पूछा है कि किसने बूंदी रियासत में सती प्रथा को बंद करने के लिए वातावरण बनाया था? तो कर्नल जेम्स टोड ने। और ऐसा पूछते हैं कि सर्वप्रथम बूंदी रियासत को, सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? बूंदी रियासत ने। कब लगाई? 1822 में। ये भी पूछा हुआ है। किसने लगाई? विष्णु सिंह ने। ये भी पूछा हुआ है ना। और 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, तो ये 1829 पूछा हुआ है, लॉर्ड विलियम बेंटिक पूछा हुआ है, राजा राममोहन राय के प्रयासों से ये नहीं पूछा, है ना। बाकी सब कुछ पूछा हुआ है। अब इसने ये कि ये सब मिलके एक साथ हो गए कि भाई सती प्रथा को ख़त्म करना है। तो राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक सती प्रथा निषेध अधिनियम बनाया था। तो ये इसकी धारा 7 के तहत सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था, है ना। तो ये सवाल भी पूछा है कि भाई कौन सी धारा से सती प्रथा को ख़त्म किया गया? तो धारा 7, है ना। अब 1822 में तो बूंदी रियासत ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद में
1825 में बीकानेर रियासत ने सती प्रथा पे रोक लगा दी। और फिर 1829 में तो राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निरोधक अधिनियम बना ही दिया। लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारी रियासतें थी जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई। जैसे 1844 में जयपुर। अब जयपुर में कितने, 1 2 3 4, तो इसमें 4 और जोड़ दो, ये 1848। तो 48 में जोधपुर रियासत ने रोक लगाई। अब बीच में क्या है, अब इसे 1 बढ़ाए तो ये नाराज़ हो जाए कि भाई मेरे इधर से तो 3 हो रहे हैं। अगर 3 बढ़ाए तो ये नाराज़ हो जाएगा भाई मेरे दूर पड़ रहा है। तो इसमें दोनों के बराबर, 4 2 6, 6 2 8, 2 2 का डिफरेंस। तो यहाँ पे कौन है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन्होंने लगाई 1846 में। क्या फिर उदयपुर ने फिर लगाई, कोटा ने, इन्होंने लगाई 1861 में और 1862 या 63, एग्जैक्ट अभी बताता हूँ, आई थिंक 62 होगा, 62 है ना। मेरे को इतना पूरा पड़ता है ना, अभी आवाज़ पड़े ना। उपनाम क्या है, से गमन है, से मरण है, अनवारोहण है। अनवारोहण यानी साथ जाना होता है, ये बताया था मैंने। पति की मृत्यु के बाद में पत्नी स्वेच्छा से अपने पति के शव के साथ चिता में जाकर मृत्यु का वरण करती थी, ये हो गया सती प्रथा। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण एरण अभिलेख, क्या ये बताया था मैंने। राजस्थान में गटियाला अभिलेख 861 ईस्वी। सेनापति राणुका की पत्नी संपल देवी थी, ये सती हुई थी। अब राजस्थान में सती प्रथा का अंतिम प्रमाण कब मिलता है, ये देवराला कांड सीकर, कब, 1987 में। जिसमें देवराला कांड सीकर में कौन सती हुई थी, रूप कंवर, ये महिला रूप कंवर हुई थी। तो पति कौन था, माल सिंह। तो ये रूप कंवर वाला क्वेश्चन 2 एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि देवराला कांड सीकर में जो अंतिम सती हुई थी उस महिला का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, रूप कंवर है ना, उसको याद कर ही लो। और लास्ट तो देवराला कांड हो गया। फर्स्ट कहाँ है, गटियाला अभिलेख, और ये एरण अभिलेख भारत के अंदर पहला। तो अगर स्टेटमेंट में सती प्रथा का क्वेश्चन आता है, 3-4 स्टेटमेंट आता है कि भाई भारत में सबसे पहले सती प्रथा का प्रमाण कहाँ मिलता है, तो एरण अभिलेख में मिलता है। राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा का प्रमाण कहाँ मिलता है, तो गटियाला अभिलेख में मिलता है। राजस्थान में सबसे लास्ट में अगर कोई सती प्रथा का अभिलेख मिलता है तो वो कहाँ मिलता है, देवराला कांड सीकर में। रूप कंवर सती हुई थी, रूप कंवर तो याद करना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनके पति थे माल सिंह शेखावत, इनके साथ में सती हुई थी। और मैंने बताया था कि ये ब्रिटिश अधिकारी कर्नल जेम्स टोड ने बूंदी के शासक राजा बिशन सिंह या विष्णु सिंह के उनके ऊपर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण बनाया था। तो ये सवाल पूछा है कि भाई बूंदी रियासत में सती प्रथा को बैन करने के लिए वातावरण किसने बनाया, तो कर्नल जेम्स टोड ने। ये EORO 2022 में पूछा हुआ सवाल है क्या। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है सती प्रथा। तो अगर रीति रिवाजों में से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट सामाजिक प्रथाओं में सती प्रथा ही है। सती प्रथा का तो हर फैक्ट आपको याद होना चाहिए, है ना। जैसे रूप कंवर है, कर्नल जेम्स टोड है। फिर ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सती प्रथा को सबसे पहले कौन सी रियासत ने बैन करा, कन्यावध को सबसे पहले कौन सी रियासत ने बैन करा, बाल विवाह को किसने बैन करा सबसे पहले, अनमेल विवाह को सबसे पहले कौन सी रियासत ने करा। जो सर्वप्रथम वाला है ना वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या बाकी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है लेकिन सर्वप्रथम वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को बूंदी रियासत में, ये सवाल भी पूछा हुआ है। तो बूंदी के राव विष्णु सिंह थे, वातावरण जेम्स टोड ने बनाया। इन्होंने तो 1822 में कर दिया, क्या ये 1822 ही पूछा हुआ है। तो 1822 में तो बूंदी ने कर ही दिया, सती प्रथा के विरुद्ध कानून बना के इसको अवैध घोषित कर दिया। और 1825 में बीकानेर के सूरत सिंह ने इसको गैरकानूनी घोषित किया। लेकिन राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, मतलब अंग्रेजों ने एक अधिनियम बनाया जिसकी धारा 7 इस प्रथा को अवैध घोषित करती है ना। तो इसमें क्या क्या याद रखना है। सर्वप्रथम बूंदी के अंदर 1822 में
वातावरण बनाया कर्नल जेम्स टोड ने। 1825 में बीकानेर ने अवैध घोषित करा राजा राममोहन राय के प्रयासों से। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने धारा 7 से इसको अवैध घोषित किया। और इसके बाद में जो मैंने आपको बताया था, ये वाला फैक्ट मिस हो गया था। 29 के बाद में मतलब कानून बनने के जस्ट अगले साल अलवर ने 1830 में इसको अवैध घोषित किया था, श्री बन्नी सिंह ने। और ये जयपुर ने 1844 में, जोधपुर ने इसके 4 साल बाद 48 में। जोधपुर के राजा उसमें तख्त सिंह थे, जयपुर के राम सिंह सेकंड थे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इन्होंने 1846 में करा। जयपुर ने 1844 में, जोधपुर 1844, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ 1846, उदयपुर 1861, कोटा 1862। अब जब देवराला कांड हुआ था 1987 में, तो बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू हो गया था, सरकार गिर गई थी। तो राजस्थान सरकार ने 1987 में सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 पारित किया। राजस्थान सरकार के बनाने के बाद में भारत सरकार ने 1988 में इसको लागू करा। राजस्थान सरकार ने तो 87 में लागू कर दिया, भारत सरकार ने 88 में लागू करा। दोनों क्वेश्चन भी एक एग्जाम में पूछे हुए हैं कि एक एग्जाम में ऐसा पूछा हुआ है कि भी राजस्थान सरकार ने सती प्रथा निरोधक या सती प्रथा निवारण अधिनियम कब पारित करा, तो 1987 में करा। और भारत सरकार ने 1988 में करा। उसमें मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे, राज्यपाल बसंतराव पाटिल थे, है ना। तो ये हो गया। महासती मैंने बताया था कि पति की किसी चिन्ह के साथ सती होती है, वो महासती होती है। और महासती मरे हुए बेटे के साथ में स्त्री का सती होना महासती हो गया। अब उसके बाद पढ़ेंगे समाधि प्रथा। अब ये 2-3 एक साथ पढ़ेंगे, समाधि प्रथा, और क्योंकि ये जयपुर की है तो साथ साथ हो जाएगी। और ये मानव व्यापार, ये और ये अच्छा देखते हैं। समाधि प्रथा, समाधि प्रथा में क्या होता था कि लोग या तो जल में समाधि ले लेते थे या ज़मीन में खड्डा खोद के उसमें समाधि ले लेते थे। तो ये भी एक कुप्रथा है कि आदमी को जितना जीवन मिला है उतना पूरा जीना चाहिए, जीवन से पहले नहीं जाना चाहिए। तो इसको भी बैन करवाया। तो इसको जयपुर रियासत के जॉन लुडलो थे। कौन? जॉन लुडलो ने इसको 1844 में, जॉन लुडलो जयपुर रीजेंसी काउंसिल के अध्यक्ष है, ये वहाँ के अध्यक्ष थे। जयपुर रीजेंसी काउंसिल जीआरसी के अध्यक्ष थे, है ना। तो इन्होंने 1844 में वहाँ पे समाधि प्रथा पे बैन लगा दिया और 1861 में इसको पूर्णतः बैन कर दिया। अब दूसरी चीज़ क्या है, अपने क्या पढ़ा था, मानव व्यापार या दासों को खरीदना या बेचना। तो ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, दासों को क्यों खरीदते बेचते थे? पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे, उनकी बेटियों की शादी होती थी तो वो अपनी बेटी के साथ में कुछ लड़कियां बेचते थे साथ में, या कुछ दास बेचते थे साथ में। तो उसके लिए दासों की खरीद होती थी, उनको खरीदते बेचते रहते थे। तो दास व्यापार, इसलिए दास व्यापार आया। दास व्यापार में मानव व्यापार, ये पढ़ते हैं इसमें। ये देखो जॉन लुडलो कितनी बार पूछा हुआ है, आपको ये याद रखना है। समाधि प्रथा और जो मानव व्यापार या दासों का क्रय विक्रय होता था, इसका संबंध जयपुर रियासत से है। तो जयपुर रियासत में भी कौन, जॉन लुडलो, है ना। जयपुर रियासत आते ही जॉन लुडलो याद आना चाहिए। सामाजिक प्रथाओं में जहाँ कहीं भी नाम आ जाए जयपुर का, जॉन लुडलो ही आएगा इसका आंसर। तो समाधि प्रथा है, इसको सबसे पहले जयपुर रियासत के जॉन लुडलो के, ये जयपुर रीजेंसी काउंसिल के अध्यक्ष है, इन्होंने 1844 में और 1861 में पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया। तो ये सवाल पूछा है कि समाधि प्रथा को सर्वप्रथम जयपुर रियासत के द्वारा किन के प्रयासों से गैर कानूनी घोषित किया गया? तो ये जॉन लुडलो के द्वारा, है ना। ये हो गई समाधि प्रथा। और ये मानव व्यापार या दासों का क्रय विक्रय, तो ये भी
सबसे पहले प्रतिबंध किसने लगाया? जयपुर रियासत ने। जयपुर रियासत के समय कौन था? जॉन लुडलो। और यहाँ के महाराजा थे राम सिंह सेकेंड। इन्होंने आज़ादी के 100 साल पहले ही मानव व्यापार पे रोक लगा दी। फिर 1863 में उदयपुर में लगा दी। 1867 में कोटा रियासत ने बैन लगा दिया। तो यहाँ से कभी कोई सवाल पूछा हुआ नहीं, क्योंकि वो सती प्रथा, कन्यावध है, बाल विवाह है, उनसे ही इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोई आता ही नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मानव व्यापार या दासों का क्रय विक्रय होता था, इसमें जो खरीद फरोख्त होती थी उसको रोकने के लिए सबसे पहले कौन सी रियासत ने बैन लगाया था? जयपुर रियासत ने लगाया था। जयपुर रियासत के जॉन लुडलो ने। कब? आज़ादी से 100 साल पहले, 1847 में। फिर उदयपुर ने 63 में, कोटा ने 67 में, है ना। अब मानव व्यापार, दासों को करे हुए साथ में दास प्रथा पढ़ लेते हैं, है ना। दास प्रथा क्या होती थी? पूरा ये जो घरेलू दास होते थे, ये सवाल पूछा हुआ है कि जैसे दास दासी, जो इनको बोलते थे, दास दासी, गोला, दरोगा, चाकर, चेला, डावरिया, खानदाजा आदि नामों से इनको संबोधित करते थे। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि नामों से किसको संबोधित किया जाता है? तो ये घरेलू दासों को संबोधित किया जाता है। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर इस प्रथा को समाप्त किया था। किसने करा? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब करा? 1832 में। अब राजपूत राजा दासियों को उपपत्नी का दर्जा देते थे, उन्हें बोलते थे पड़दायत। क्या? और यही पड़दायत जब सोने के आभूषण पहनने की इजाज़त मिलती थी इनको बोलते थे पासवान या खवासन, है ना। और इन्हीं पड़दायतों से जो बेटा होता था उसको बोलते थे औरसपुत्र। क्या बोलते थे? औरसपुत्र। मतलब दास प्रथा में क्या है कि इनको गोला, दरोगा, चाकर, दास दासी, डावरिया, खानजादा आदि नामों से बोलते थे। जो दास या पत्नी उपपत्नी का दर्जा प्राप्त करती थी उसको बोलते थे पड़दायत। और जो पड़दायतों को सोने के आभूषण पहनने की इजाज़त मिल जाती थी उसको बोलते थे पासवान या खवासन बोलते थे। और इनसे जो पुत्र उत्पन्न होते थे उसको औरस पुत्र बोलते थे। और ये मानव व्यापार और दासों को क्रय विक्रय पढ़ाई है कि मानव व्यापार पर सबसे पहले आज़ादी से 100 साल पहले जयपुर रियासत ने रोक लगा दी थी, जॉन लुडनो ने लगाई थी। और उदयपुर ने 1863 में, कोटा ने 1867 में। अब ये कन्यावत पढ़ते हैं, है ना। कन्यावध। कन्यावध का सबसे मेन कारण किसको मानते थे? इसको मेन कारण मानते थे एक तो दहेज प्रथा, कि भाई जब बेटी की शादी होती थी तो दहेज देना पड़ता था, तो इसकी वजह से लोग बेटी होते ही उसे मार देते थे। और एक त्याग प्रथा, अभी आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको क्या होती है त्याग प्रथा। इन दो को सबसे मुख्य कारण माना जाता था कन्यावध का। क्या? तो इस कन्यावध पे सबसे पहले रोक लगाने वाली थी कन्या से याद रखो कोटा। तो सबसे पहले लगाया था कोटा रियासत ने। कोटा रियासत ने 1833 में। कोटा रियासत ने 1833 में कन्यावध पे रोक लगाया था। क्या? कोटा के बाद में बूंदी ने लगाया 1834 में। उसके बाद उदयपुर, एक ये रहा जयपुर, इन दोनों ने 1844 में। इसके 10 साल बाद अब ये देखो, यहाँ के राजा भी याद कर लेते हैं। यहाँ के राम सिंह सेकंड थे, बूंदी के राम सिंह हाड़ा थे, यहाँ के राम सिंह सेकंड थे, यहाँ के स्वरूप सिंह थे। तो अब ये थे भी कन्यावध हो रहा था, कन्या रोई होगी कि भगवान राम को याद करा होगा कि ये क्या हो रहा है, कि पूरे समाज में कन्याओं का वध हो रहा है, हम कहाँ जाए रे, क्या करे क्या नहीं करे। तो कोटा में भी राम सिंह सेकंड, जयपुर में राम सिंह सेकंड, बूंदी में राम सिंह हाड़ा, उदयपुर में फिर ये सारे राम आए तो बोले मैं तो सबका स्वरूप बदल दूंगा, सिस्टम चेंज कर दूंगा, है ना। उदयपुर के स्वरूप सिंह ने। कोटा में 1833 में, ये पूछा हुआ है। बूंदी 1834 और जयपुर 1844। तो जयपुर ने कब करी? 1844 में, ये भी पूछा हुआ है। ये हो गया कन्यावध। ये देखो एक ये वाला पॉइंट, कैप्टन हॉल ने मेरवाड़ा की मेर पंचायत में कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया था। किसने? कैप्टन हॉल ने लगाया था। और सर्वप्रथम किसने लगाया? 1833 में कोटा के राम सिंह सेकंड ने, के पॉलिटिकल एजेंट
विल्किंसन के प्रयासों से कन्यावध पे रोक लगी थी। बूंदी के 1834 में बूंदी और उदयपुर में 44। क्या तो कन्यावध क्या है? 1833 में कोटा। कन्यावध से कोटा याद रखना है। 3-4 एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि कन्यावध में सबसे पहले कौन सी रियासत ने लोग लगाई, तो कोटा रियासत ने लगाई थी। राम सिंह सेकेंड उसके राजा थे। विल्किंस पॉलिटिकल एजेंट था, उसके प्रयासों से कन्यावध पर रोक लगाई गई थी। बूंदी के 1834 में और उदयपुर और जयपुर ने 1844 में। क्या तो कन्यावध में 3-4 स्टेटमेंट थे, उसमें से एक तो ये स्टेटमेंट पूछा था। एक में सर्वप्रथम ये 1833 में राम सिंह सेकेंड ने लगाई। एक में ये था कि उसमें पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन थे। ये 2-3 एग्जाम्स में पूछा हुआ है ना। अब एक ये डाकन प्रथा। डाकन प्रथा क्या होता है कि पहले गाँव में ऐसा होता था कि जैसे कोई आज के कई सालों पहले, आज भी जैसे ये डाकन प्रथा है, जैसे मैं पहले आपको पुराना वाला बताता हूँ। पहले क्या होता है, जैसे आज के 100, 150, 200 साल पहले इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, हेल्थ सेक्टर इतना एडवांस नहीं था कि बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। मानो जैसे पहले वायरल आ गया, प्लेग की बीमारी आ गई, या वायरल से कोई बच्चा मर गया, क्या उसको बीमार हो गया, बुखार आ गया, मर गया वो, तो देखते थे कि भाई बच्चा कहाँ गया था, कहाँ खेल रहा था, कि वहाँ खेल रहा था। क्या उस घर के पास में वो एक बूढ़ी आंटी रहती है, वो डाकण है। क्या मान लो कंटिन्यूसली 2-3 बच्चे वायरल की वजह से मर गए, और कोइंसिडेंट हो गया भाई वही वहीं खेल रहे थे, उसी पीपल के पेड़ के नीचे जो घर है वहाँ खेल रहे थे, तो उस महिला को डाकण घोषित कर देते थे, घर से गांव से बाहर निकाल देते थे, कहीं कहीं तो उस डाकण को मार ही देते थे। मैं कुछ जब छोटा था तो हमारे गांव में एक महिला थी जो ऐसा बोलते थे उसके बारे में कि ये चुड़ैल है, रात को बिल्ली बन के लोगों को खाती है। क्या तो सब डरते थे उससे। मैं तो बहुत ज़्यादा डरता था उससे। तो ये भीलों में और मीणा जातियों में प्रचलित है, पर अभी मैं किसी से नहीं रहता हूँ, है ना। तो डाकन प्रथा क्या है? मुख्यतः भील व मीणा जातियों में प्रचलित है ना। इसको सबसे पहले उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। कब? 1853 में, 1853। डाकन प्रथा पूछ ले कोई, डाकन प्रथा को सबसे पहले किसने किया? जैसे अभी वो कन्यावध को सबसे पहले कौन सी रियासत ने अवैध घोषित करा? कोटा रियासत ने। और डाकन प्रथा को सबसे पहले उदयपुर के स्वरूप सिंह ने 1853। अभी जैसे जैसे एंड होगी क्लास, उसके बाद में इन सबको एक साथ में वापस एक जगह करके समझा दूंगा, तो आपको ढंग से याद हो जाएगा। क्या बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए क्लास। डाकन 1853 में, उदयपुर में, स्वरूप सिंह में। ये डाकन प्रथा का तो अभी 2020-21 के अंदर भीलवाड़ा के अंदर दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन करा था। अभी तक मतलब ये डाकन प्रथा है। तो कुरीतियाँ हैं, आप पढ़े लिखे लोग हो, इन सब चीज़ों में नहीं मानना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो 1853 में उदयपुर के स्वरूप सिंह ने, और ये कहाँ? भील व मीणा जनजाति। तो 2-3 एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि भाई डाकन प्रथा कहाँ कौन से समाज में प्रचलित है? भील और मीणा जनजाति में प्रचलित है। और 1853 में उदयपुर के महाराजा स्वरूप सिंह ने, उदयपुर पूछा हुआ है, 1853 पूछा हुआ है, स्वरूप सिंह पूछा हुआ है, तो आपको ये याद होना चाहिए, है ना। तो डाकन प्रथा हो गई, दास प्रथा हो गई, त्याग प्रथा भी हो गई। अब ये बाल विवाह। बाल विवाह क्या होता है कि कम उम्र में विवाह हो जाता है, कि भाई इसी में पढ़ता है बाल विवाह। तो बाल विवाह मतलब कम उम्र में, 18 साल से कम है किसी का। मैंने तो थाली में देखा है बच्चों का शादी। थाली में मतलब 9 दिन पूरे हुए नहीं उनके, नावण करते ही इधर थाली में लड़का, इधर थाली में लड़की, उनके फेरे करवा दिए। क्या तो ऐसे भी बाल विवाह होते हैं। मैं बहुत छोटा था उस टाइम। तो वर्तमान में लड़का और लड़की की शादी की उम्र क्या होती है? लड़का 21 साल का और लड़की 18 साल की है, तो वो एक लीगल एज है शादी करने की। ये बाल विवाह अधिनियम 2006। तो ये सवाल पूछा हुआ है कि बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत लड़का और लड़की की शादी की उम्र कितनी होती है? तो 18 साल, 26 साल।
और भारत में बाल विवाह का प्रचलन किसके काल से शुरू हुआ? तो हर्षवर्धन। इसको ऐसा याद रख सकते हैं कि भाई जो शादी विवाह होता है वो हर्षोल्लास का उत्सव होता है, तो बाल विवाह है तो बाल विवाह का प्रचलन हर्षवर्धन के काल से है, हर्षवर्धन के काल से, ये भी पूछा हुआ है। और जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह, इन्होंने बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनाया था। किसने? प्रताप सिंह ने, जोधपुर के प्रधानमंत्री ने, जसवंत सिंह सेकंड के प्रधानमंत्री ने, है ना। और एक ये हरिविलास शारदा एक्ट आया था। हरिविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में एक शारदा एक्ट बना, जिसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया कि भी लड़का 18 वर्ष का और लड़की 14 वर्ष की ही होगी तभी वो शादी कर सकते हैं। ये उम्र तय की। ये भी कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि शारदा एक्ट के अकॉर्डिंग लड़का और लड़की की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, क्या? तो 18 वर्ष 14 वर्ष, ये भी याद रखना आप। और हरिविलास शारदा के प्रयत्नों से शारदा एक्ट बना। कब बना? 1929 में। ये 4 से 5 एग्जाम में पूछा हुआ है, 1929। तो शारदा एक्ट कब आया? 1929 में। और एक ये मोस्टली जैसे होता है कि राजस्थान के अंदर कोई आदमी मर जाता है, उसका मौसर होता है, तो एक दो बच्चों को साथ में सल्टा देते हैं, क्या? उनकी शादी करवा देते हैं। या फिर उस आदमी की बरसी होती है 1 साल के बाद में, बरसी मनाते हैं। कोई आदमी मर जाता है तो उसके 1 साल के बाद में जो प्रोग्राम होता है उसको बरसी बोलते हैं। उस बरसी के प्रोग्राम में भी किसी न किसी की शादी करवा देते हैं। मेरे एक दोस्त की हुआ रखी है, उसकी वाइफ की दादाजी की बरसी थी, उसमें उसकी शादी करवा दी, बिना मुहूर्त के बना देते हैं, है ना। तो ये एक बार वापस देखते हैं इसको, बाल विवाह को। क्या है ये बाल विवाह? बाल विवाह, तो बाल विवाह का जो अधिनियम है 2006, इसके अकॉर्डिंग तो लड़का 21 साल का और लड़की 18 साल की होनी चाहिए, क्या? तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है। और शारदा एक्ट है, इसने 1929 हरिविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट बना था, क्या? इसमें 1929। तो 1929 में शारदा एक्ट बन गया। इसके अकॉर्डिंग लड़का 18 वर्ष का, लड़की 14 वर्ष की होनी चाहिए। और मोस्टली मौसर पे भी होता है, ये भी सवाल पूछा हुआ है ना। और ये हर्षवर्धन के काल से प्रचलन में आया, तो ये हर्षवर्धन इम्पोर्टेंट है। और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अकॉर्डिंग 18 साल या 21 साल होनी चाहिए लड़का और लड़की की उम्र, हर्षवर्धन इम्पोर्टेंट है। और ये हरिविलास शारदा का जो के प्रयासों से शारदा एक्ट बना 1929 में। इसके अकॉर्डिंग उम्र 18 और 14 साल। और आर्थिक खर्चों से बचने के लिए राजस्थान के अक्सर अधिकतम बाल विवाह कब होते हैं? मौसर पे होते हैं, है ना। एक होता है अनमेल विवाह, क्या? अनमेल विवाह में क्या होता है? जैसे लड़की है 15 साल की और लड़का है 50 साल का, इसका कोई मेल नहीं है, क्या? ये इसकी बेटी की उम्र की है, लेकिन फिर भी ऐसे विवाह होते थे, उसको अनमेल विवाह बोलते हैं। तो अलवर रियासत, किसने? अलवर रियासत ने 10 दिसंबर 1903 को बाल विवाह और अनमेल विवाह इन दोनों पे प्रतिबंध लगा दिया था। कब लगाया? 1903 में। तो ये 1903 पूछा हुआ है कि सर्वप्रथम बाल विवाह और अनमेल विवाह पर कौन सी रियासत ने और कब रोक लगाई थी? तो अलवर रियासत ने 1903 में। तो 1903 इंपॉर्टेंट है ना। ये रहा, किसने लगाई? अलवर ने लगाई। कब लगाई? 1903 में। किस पे? बाल विवाह और अनमेल विवाह पे रोक लगाई, है ना। अब ये क्या है? विधवा विवाह। मैं आपको अब पढ़ेंगे विधवा विवाह। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, क्या? जैसे ये अपने कुछ बनाते हैं, बादल छा रहे थे, ये चांद चमक रहा था, तारे टिम टिम कर रहे थे, आप हंस रहे थे। तो मैडम ने पूछा 6 और 6 कितने होते हैं? आपने कहा 12। मैडम बोली गलत। फिर बोला 6 और 6 12। तो मैडम बोली गलत। तो ये मैं एक आदमी बन गया, क्या? इसकी एक लुगाई है, क्या? अब ये इसका हस्बैंड मर गया,
अब ये महिला हो गई विधवा। इसको अच्छे से बनाते हैं। ये रहा, ये महिला हो गई विधवा। इस आदमी का, इस औरत का पति मर गया, यह महिला हो गई विधवा। और अभी तो विधवा का जीवन फिर भी बहुत ठीक है, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट हो गया। पहले विधवा महिला का जीवन बहुत ही कष्ट का ही होता था। क्या उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिया जाता था, सफ़ेद साड़ी पहन के रहती थी। क्या कहीं कहीं पे तो विधवा महिलाओं को गंजा भी कर देते थे क्या, और उनके बारे में ऐसा बोला जाता था कि इसका मुंह देख लिया तो काम खराब हो जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो वो महिला बहुत परेशान हो गई। तो उसने एक दिन ईश्वर को याद करा कि हे ईश्वर, ये मेरा जीवन कैसा कर दिया आपने, हैं? मेरे पति भी ले गए और मेरा जीवन इतना गंदा कर दिया। मेरे जीवन से सारे रंग चले गए। मेरा जीवन वापस रंगीन करो, कलरफुल करो। क्या ऐसे जीने से अच्छा है तो है कि आप मुझे अपने पास ही बुला लो। तो ईश्वर भी टेंशन में आ गए कि वो बात तो सही कह रही है महिला। तो ये महिला एक छोटी है ना। हाँ, तो ये ईश्वर को याद करा। तो ईश्वर ने फ़ोन करा लॉर्ड को कि भाई सुप्रीम लॉर्ड को फ़ोन करते हैं। अब लॉर्ड को फ़ोन लगाया तो लॉर्ड बोले हाँ जी क्या समस्या है। तो बोले ऐसी ऐसी समस्या है, विधवा महिला है, क्या करे क्या नहीं करे। तो इन्होंने बोला कि भाई मैं सॉल्यूशन देता हूँ कि विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह कर दो। तो बोले कैसे करवाएं, अपन दोनों तो नीचे जा नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे भी कोई एक आदमी होगा, उसको ये काम देते हैं। तो बोले किसको देवे, कि भाई जो 18 घंटे काम करता है और 56 इंच की छाती का है क्या। तो बोले कि ये कौन हो सकता है क्या। आप सोच रहे हैं मोदी जी नहीं है ना, मतलब कोई सवाई आदमी होगा, एक नहीं, एक के ऊपर सवा, तो ये सवाई। तो ये याद करो, सवाई जय सिंह सेकंड। सवाई जय सिंह सेकंड पहला ऐसा राजा था जिसने विधवा पुनर्विवाह के नियम बनाए थे क्या। और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, हाँ जी नहीं, ये लॉर्ड डलहौजी है ना, ये लॉर्ड डलहौजी है ना। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने इस पे विधवा पुनर्विवाह पे नियम बनाए थे। और इधर सवाई जय सिंह पहला हिंदू राजा था जिसने विधवा पुनर्विवाह के कानून बनाए थे। ये देखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में 18 घंटे काम, 56 इंच की छाती। और सवाई जय सिंह सेकंड पहला हिंदू राजा था जिसने विधवा पुनर्विवाह लागू करने के नियम बनाए थे, है ना। ये आपको याद हो गया होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर पूछा हुआ है, 1856 पूछा हुआ है, सवाई जय सिंह सेकंड पूछा हुआ है। ये हो गया विधवा विवाह। अब नातरा और राणा। नातरा और राणा क्या होता है कि आदिवासियों में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह पड़ा है विधवा महिला का। इसके साथ में ये अगर आदिवासियों के अंदर होता है कि किसी विधवा महिला का पुनर्विवाह हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, नातरा या आना बोलते हैं ना। और एक ये सागड़ी प्रथा। तो सागड़ी प्रथा क्या होता है कि भाई जो ज़मींदार होते थे वो बिना साहूकार होते थे, उनसे कोई उधार लेके जाता था, वापस चुका नहीं पाता था, तो बिना मजदूरी के नौकर के रूप में उनसे काम करवाते थे, रगड़ते थे इनको क्या, सारे दिन काम करवाते थे, बस खाने के लिए रोटी देते थे और कुछ नहीं देते थे क्या। तो ये है बंधुआ मजदूर, कि मतलब बांध के रख लिया इन मजदूरों को, बिना पैसों के काम करवा रहे हैं। इसी को बोलते हैं सागड़ी प्रथा, इसी को बोलते हैं हाड़ी प्रथा। 2-3 एग्जाम्स में पूछा हुआ है हाड़ी प्रथा क्या है, 1-2 एग्जाम में पूछा हुआ है सागड़ी प्रथा क्या है। ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से एक ऑप्शन आता है बंधुआ मजदूर। तो सागड़ी प्रथा क्या है, बंधुआ मजदूर। हाड़ी प्रथा क्या है, बंधुआ मजदूर। सागड़ी प्रथा को राजस्थान सरकार ने 1961 में बैन कर दिया था। तो 1961 में राजस्थान सरकार ने सागड़ी प्रथा निवारण अधिनियम बनाया। कब बनाया, 1961 में। ये सागड़ी ही बंधुआ मजदूर है, हाली प्रथा ही बंधुआ मजदूर है, मतलब गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमानी गंगाधर है ना। एक ही डावरिया, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि राजा महाराजा जब लड़की की शादी होती थी तो कुंवारी कन्याओं को भेजते थे दासी बना के क्या, दहेज में, उसको बोलते थे डावरिया। तो लड़की की शादी में दहेज में जो कुंवारी कन्याएं भेजते थे उसको क्या बोलते थे, डावरिया। तो वो ही डावरिया प्रथा है। कुकड़ी रचम, ये बहुत ही मतलब सांसी जाति के अंदर मानवीय वो थी, मानवीय प्रथा, जिसके अंदर इसको हम ये कह सकते हैं कि मानवीय
ये मानवीय वर्जिनिटी टेस्ट होता था। इसके अंदर ऐसा होता था कि मतलब शादी के बाद में वर्जिनिटी टेस्ट में अगर लड़की फेल हो जाती थी तो वो लड़की से शादी तोड़ देते थे, और जो लड़की के पिता होते थे उसके ऊपर पंचायत हर्जाना लगाती थी। लेकिन आजकल के लोगों को समझना चाहिए कि जो हाइमन होती है वो, अगर बच्ची साइकिल से गिर जाती है तो भी उसकी हाइमन टूट सकती है। अगर वो दो भाई बहन लड़ रहे हैं या बच्चे लड़ रहे हैं तो उसमें भी अगर नीचे गिर जाए तो उसमें भी हाइमन टूट सकती है। तो ये बहुत ही एक तरीके से कहूँ ये मानवीय प्रथा है, नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी सोच भी है किसी के दिमाग में तो बहुत ही नीच मानसिकता है ना। तो कुकड़ी रस्म क्या होती है, ये सांसी जाति में प्रचलित होती है। क्या विवाह के उपरांत चरित्र के पवित्रता की परीक्षा देनी होती थी। क्या कौन सी जाति में, सांसी जाति में। तो ये 2-3 एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि भाई कुकड़ी रस्म कौन सी जाति में प्रचलित है, तो सांसी जाति में प्रचलित है। एक होता है छेड़ा फाड़ना, ये तलाक देने का एक तरीका है। क्या इसमें क्या होता था कि पंचायत के सामने वाइफ हस्बैंड अपनी पत्नी की साड़ी का एक हिस्सा फाड़ देता था, या उसको बोलते थे छेड़ा फाड़ना। मतलब पंचायत के सामने साड़ी का एक हिस्सा फाड़ दिया, हिस्सा फाड़ते ही ऐसा माना जाता था कि इसका तलाक हो गया। और कुकड़ी रस्म बताइए, वो शादी के बाद वो चरित्र के पवित्रता की परीक्षा देना, ये सांसी जाति में प्रचलित। और जो साथ में कुंवारी कन्याएं भेजते थे शादी के बाद, वो डावरिया। हेल्म हेल्म क्या होता है कि ये सामूहिक सहयोग की अद्वितीय परंपरा थी। जैसे किसी के मकान बनाना हो तो अड़ोस पड़ोस के सारे लोग मिलकर मकान बना देते थे, कोई पैसा नहीं लेते थे। उनके जब मकान बनता था तो कोई और चले जाते थे, खेती होती थी, बीज बोने हैं, फसल काटनी है, कोई भी काम होता है तो वो एक दूसरे का हेल्प करते हैं, है ना, सहयोग करते हैं। किस में, मकान बनाने में और कृषि कार्यों में। और एक ये दापा। दापा क्या होता है कि जब कोई महिला है, उसकी शादी हो रही है, तो वर पक्ष होता है ना, वर पक्ष को शादी के लिए वधू के पिता कुछ राशि का भुगतान करते हैं। तो ये एक तरीके से दुल्हन की कीमत हो गई। क्या, तो इसको आप ऐसे याद कर लो कि वर को वधू के पापा को दी गई राशि ही दापा है। क्या, वधू के पापा को, किसको, वधू के पापा को दी गई राशि ही दापा है। वर के द्वारा वधू के पापा को दी गई राशि दापा है। मतलब एक महिला की आप कीमत अदा कर रहे हो। जैसे अभी भी वर्तमान में देखें तो ये दापा प्रथा अपने को देखने मिल सकती है। कई लोग बिहार से लड़कियां लाते हैं तो वो उसके पेरेंट्स को एक अमाउंट 1 लाख 2 लाख ऐसे कुछ देके वो लड़की लेके आते हैं और उसे शादी करके लाते हैं। तो ये कौन सी प्रथा है, दापा प्रथा है, अभी भी देखने को मिल जाती है। झगड़ा राशि जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, नाता प्रथा में अगर कोई लड़की बिना किसी कानूनी तलाक के अपने पहले पति को छोड़ के दूसरे पति के साथ में रहती है तो उसमें जो पहले पति को दूसरे पति को पहले पति को एक अमाउंट देना होता था। क्या, उसी को झगड़ा राशि बोलते हैं। जैसे ये उस व्यक्ति द्वारा मांगी जाती है, कौन, जिसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी अन्य के साथ चली गई। कि एक तो पत्नी चली गई तो उसी का हक बनता है, और दूसरे व्यक्ति को ये राशि देना अनिवार्य है। क्या, ये प्रतिपूर्ति राशि यानी रीइंबर्समेंट, इसका निर्धारण पंचायत करती थी। ये मैंने आपको पहले बताया था, है ना। और मोतना, मोतना क्या होता है कि आदिवासी इलाकों में अगर दुर्घटनावश किसी की भी मृत्यु हो जाती थी, क्या, तो मृतक के परिवार को उसकी हर्जाना राशि देनी पड़ती थी। क्या, एक निश्चित राशि, उसको बोलते थे मोतना। ये मोतना भी 1-2 एग्जाम में पूछा हुआ। दुर्घटना या किसी अन्य कारण के मृत्यु हो जाती थी तो आरोपी व्यक्ति को मृतक के परिवार को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है ना। हो गया मोतना। कुछ बचा है, ये चारी प्रथा क्या होता है, लड़की के माता पिता लड़की का मूल्य लेते हैं। क्या, इसी को चारी प्रथा बोलते हैं। वही दापा प्रथा जैसा हो गया। क्या, ये जो भीलवाड़ा और टोंक में थी ना, इसको बोलते हैं चारी प्रथा। पर्दा प्रथा ये गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। कब, गुप्त काल में। और इसको बढ़ावा कब मिला, मध्यकाल में, जब मुग़ल आए थे ना, उस समय इसको बढ़ावा मिला था। मुग़लों से छुपने के लिए महिलाएं पर्दा करके रहती थी। तो प्रारंभ हुई गुप्त काल में, बढ़ावा मिला इसमें मध्यकाल में। अब ये सारा एक साथ ऐसे कि क्या, सती प्रथा। जैसे सती प्रथा पे सबसे पहले प्रतिबंध किसने लगाया था, बूंदी रियासत ने। उस समय कौन थे यहाँ के राजा, विष्णु सिंह।
और समाधि प्रथा के साथ मैंने आपको बताया थी वो जो दास प्रथा वाला है, कौन सा, दास प्रथा, इन दोनों पे ही किसने रोक लगाई थी, जयपुर रियासत ने। समाधि भी ऐसा मान लो कि आप जयपुर में इतने सालों से पढ़ रहे हो और कितना पढ़ोगे, यहीं समाधि लेोगे क्या, अगर ऐसा आपको घर वाले बोलने लग जाए तो इसे याद रखो। समाधि प्रथा पे सबसे पहले रोक लगाई जयपुर रियासत ने जॉन लुडलो के प्रयासों से, है ना, कब, 1844 में। और ये समाधि प्रथा के साथ दास प्रथा कहाँ गई, कहाँ गई दास प्रथा, अच्छा मैंने इस पर लिखा नहीं दास प्रथा, तो वो जो भी अपने पहले पढ़ी थी, तो दास प्रथा नहीं, सॉरी, मानव व्यापार वाली, ये रही मानव व्यापार। मानव व्यापार या दासों का क्रय विक्रय, ये भी जयपुर राम सिंह सेकेंड जॉन लुडलो, उधर 1844 में करी थी, ये 1847 में। तो ये तो याद हो ही गया होगा आपको। सती प्रथा कब, सती प्रथा पे रोक सबसे पहले, डेट बाद में याद करेंगे, एक बार इनको देखते हैं पहले कौन कौन सी रियासत है ना। सती प्रथा पे बूंदी रियासत, समाधि प्रथा पे जयपुर, और वो मानव व्यापार और दासों का क्रय विक्रय जयपुर रियासत। कन्यावध पे सबसे पहले किसने लगाई, कोटा ने, कन्या से कोटा, कन्या से कोटा, ऐसे याद रख लो। और डाकण प्रथा पे उदयपुर ने, महाराजा स्वरूप सिंह। ये कोटा और जयपुर में तो राम सिंह सेकेंड ही थे क्या, जितनी भी सामाजिक प्रथाएं हैं उनको बैन करने के टाइम में जो कोटा और जयपुर में राम सिंह सेकेंड थे, उदयपुर में स्वरूप सिंह थे, और जोधपुर में तख्त सिंह थे। ऐसे डाकण प्रथा पे उदयपुर ने लगाई, स्वरूप सिंह थे। कन्यावध पे कोटा ने लगाई, राम सिंह सेकेंड थे। समाधि प्रथा और मानव व्यापार पे जयपुर ने लगाई, राम सिंह सेकेंड थे। और सती प्रथा पे सबसे पहले 1822 में बूंदी ने विष्णु सिंह या बिशन सिंह, दोनों नाम आ सकते हैं। और ये त्याग प्रथा पे, जो मैंने आपको त्याग प्रथा नहीं पढ़ाई है ना, त्याग प्रथा कहाँ चली गई, अभी पढ़ा था, एक बार त्याग प्रथा पे सबसे किसने लगाई, जोधपुर रियासत ने, उस समय वहाँ के राजा थे मान सिंह। और अनमेल विवाह, और ऐसे याद रख लो, अनमेल से अलवर, है ना। तो अनमेल और बाल विवाह पे सबसे पहले रोक किसने लगाई थी, अलवर रियासत ने लगाई थी। और विधवा विवाह वाला मैंने बताया आपको, जयपुर के जय सिंह सेकेंड ने, सवाई जय सिंह सेकेंड पहले राजा थे जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए नियम बनाए थे। क्यों, ये त्याग प्रथा कहाँ रह गई, जस्ट ए मिनट। त्याग प्रथा क्या होता था कि पहले जब राजा महाराजाओं की किसी लड़की की शादी होती थी तो वहीं इसको ढोली, भाटी, चारण आदि जातियों के लोगों को, मतलब अपनी इच्छा से उनको कुछ रुपए पैसे देते थे, लेकिन समय के साथ साथ उन लोगों ने हट पकड़ ली। क्या, उन्होंने अपना अधिकार समझ लिया कि जब भी राजपूत राजाओं के या राजपूत समाज में या अन्य समाज में लड़कियों की किसी की शादी होगी तो ये हमारा हक है, हम इसको लेंगे। तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ में इसको हठपूर्वक मांगने लगे। क्या, तो ये मध्यकाल में राजपूत परिवारों में कन्या के विवाह के अवसर पर चारण, भाटी, तो हठपूर्वक मांगी जाने लगी राशि है। क्या, तो सर्वप्रथम जोधपुर के राजा मान सिंह ने 1844 पे इस पे रोक लगाई थी। ऐसे मान लो कि वो त्याग प्रथा क्या है कि वो हठपूर्वक मांग रहे थे, तो उनको बोला भाई मान जा, तो वो बोले नहीं मानो। क्या, तो मान सिंह, है ना, जोधपुर के राजा मान सिंह। त्याग प्रथा पे रोक किसने लगाई, जोधपुर के राजा मान सिंह ने 1844 में लगाई, है ना। तो इसके साथ ही ये रीति रिवाज के अंदर जो सामाजिक प्रथाएं हैं, क्या, उसका चैप्टर ऑलमोस्ट, इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर हम जैसे 16 संस्कार क्या है, जन्म से रिलेटेड जो प्रथाएं हैं, और मृत्यु और शोक से संबंधित जो प्रथाएं हैं, विवाह से संबंधित प्रथाएं हैं, वो पार्ट 2 और पार्ट 3 में इसके अंदर पढ़ेंगे अपन, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।